हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ दिस 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। जो भी हम चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, उनके ऊपर कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है वो भी कंडक्ट कराई जाएंगी। एवरी संडे को टेस्ट रहेगा और इसका जो इवाल्युएशन है वो आपको क्विक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस मॉर्निंग 7 to 9 कंडक्ट कराई जाएंगी और इसी के साथ आंसर राइटिंग में भी फोकस दिया जाएगा फॉर मेंस। ऑफलाइन के लिए जो बैच रहेंगी वो स्मॉल साइज़ की होंगी, 20 to 30 स्टूडेंट की, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं थ्रू एक्जिया एकेडमी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। बस आपको ध्यान रखना है, ये बात आप नोट कीजिएगा कि आप जब कोर्स को परचेस करते हैं बिफोर पेमेंट आपको नीचे दिए गए नंबर 6002417488 नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लेना है। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। न्यू सीट्स ऑफ गवर्नेंस मीन टू मीट पीपल्स एस्पिरेशंस एज पर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि पीएम जो पीएमओ है उसको आपका जो पुराना बिल्डिंग था उसको शिफ्ट किया गया है। तो कल हमने इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी देखा था जिसका नाम था सेवा तीर्थ। तो इसमें देख सकते हैं सेवा तीर्थ जो आपका क्या करेगा, लोगों का जो एस्पिरेशंस है टू मीट पीपल्स एस्पिरेशंस, सेवा तीर्थ। तो इसे एक सेवा की भावना से इसको बनाया गया है। और जो एक पुरानी हमारी कॉलोनियल हैंगओवर थी, जो कॉलोनियल रेलिक्स था या फिर जो कॉलोनियल आप कह सकते हैं एक मेंटालिटी थी, उसके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं एक आपका जो संस्करण है वो लाया गया है। तो अभी इसमें क्या प्रोज रहेंगी, क्या कॉन्स रहेंगी, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मॉडर्नाइजिंग गवर्नेंस के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, जीएस पेपर 4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, एथिकल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अभी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट लाया गया है और जो सिंबल है ऑफ कोलोनाइजेशन का उसको डीकोलोनाइज किया जा रहा है। और सिटीजन को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहोलिंग हो या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरहोलिंग हो वो किया जा रहा है। तो इसमें आपके प्रोज में अगर देखें तो फास्टर कोऑर्डिनेशन होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग किया जा सकेगा, फाइल का जो फ्लो है वो और फास्ट रहेगा, रेड टेपिज्म जो है कम रहेंगी और बेटर सर्विस डिलीवरी किया जा सकेगा। और मॉडर्न सिस्टम्स को भी डेवलप किया गया है, जैसे आपकी जो ई गवर्नेंस है उसका इंटीग्रेशन भी हम इसमें देख सकते हैं। तो आपके हमने 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो पुराना सिस्टम है उसको इनहेरिट किया था। तो उसमें जो भी चेंजेस लानी थी वो नो डाउट समय के साथ चेंजेस आया था, लेकिन उसमें अभी जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरहॉलिंग किया गया है इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स। इसी के साथ देखें तो जो कैपेसिटी में चैलेंजेस थी, तो बिल्डिंग में जगह कम हुआ करती थी फाइल के मूवमेंट के लिए या फिर आपके ऑफिसर्स के बैठने के लिए या फिर डिफरेंट इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन के लिए भी दिक्कतें आती थी जो अभी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरहॉलिंग है वो कितना दूर हमें आपका सफलता दे सकता है टू अचीव गुड गवर्नेंस, और इसमें क्या कंसर्न रह सकती है या फिर इसको हम क्रिटिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है हम, नो डाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, लेकिन उसी के साथ क्या है जो माइंडसेट है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लानी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हम आपके वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हैं। तो मॉडर्न सिस्टम अभी इसमें इंक्लूड किया गया है जिसमें ई ऑफिस और डिजिटल इंटीग्रेशन भी देखा जाएगा। और सिटीजन इंटर जो फेस है उसको भी डेवलप किया गया है ताकि सिटीजन की जो ग्रीवेंसेस है उसको ली जा सके और सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सके। इवन जो आपकी सेवा तीर्थ बनाई गई है उसमें पब्लिक इंटरेक्शंस के लिए भी जगह रखी गई है। तो इससे जो एक आपका जो ब्यूरोक्रेसी का पब्लिक के साथ जो रिलेशंस में एक दरार रहती है वो भी काफ़ी हद तक जो है कम हो जाएगा। कंसर्न्स में अगर देखें
तो इसमें आपका प्रो और जो कॉन कॉन है, तो कॉन्सर्न्स में हम क्या ये एक सिंबलिज़्म बन के रह जाएगा? क्या इसमें सब्स्टेंटिव चेंजेस आएँगी? वो एक सवालिया निशान है जो आने वाले समय पे हमें देखना होगा। फिर आपका एक ये क्रिटिसिज़्म भी होता है कि कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बियर करना पड़ता है इन तरह के फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। लेकिन इसका एक आपका काउंटर पॉइंट ये भी है कि इससे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज़ है वो बेटर रहेंगी। मैं जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसके मैनेजमेंट का खर्चा जो है वो कम होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। तो आपका प्रो पॉइंट और उसका जो एंटी पॉइंट है उसको हम दोनों को एक दूसरे के साथ काट के फाइनली एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। फिर एक डर ये भी रहेगा कि क्या ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर पीएमओ मीन्स फेडरल बैलेंस जो है क्या वो बिगड़ जाएगा? तो उसको नहीं बिगड़ने देना है, जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है उसको स्ट्रेंथन रखना है। फिर जो एक कॉलोनियल लीगेसी थी तो उसको अभी हटा दिया गया है, तो इसमें स्टेट की जो कैपेसिटी है वो हमें स्ट्रेंथन होती दिख रही है। इकोनॉमिकली देखें तो फास्टर सर्विस डिलीवरी हुआ तो जो कॉस्ट है वो कम रहेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो ज़्यादा आगे रहेगी। एथिकली देखें तो जो सर्विस है उसको बेटर डिलीवर किया जा सकेगा, उससे पीपल का जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा इन गवर्नेंस सिस्टम। तो अभी इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी देखें तो जो पुराना सिस्टम था, जैसे पहले आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे, उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके आईएएस बनाया गया है ताकि इंडिया का जो गोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल टू बिकम अ वेलफेयर नेशन, उसको हम आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए क्या है, मॉडर्न इंटीग्रेटिव डिज़ाइन जो है उसको लिया गया है। और सर्विस की क्या है, हमारे लिए जो है सर्विस देना एक ड्यूटी है। तो उस ड्यूटी को भी हम क्या कर सकते हैं, इससे एक रीओरिएंटेशन प्रदान कर सकते हैं। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है उसको हम दूर कर सकेंगे। तो इसीलिए अभी वे फॉरवर्ड में क्या है कि परफॉर्मेंस डैशबोर्ड होना चाहिए कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद कितना सुधार आया है कामों में। फिर प्रोसेस में ई गवर्नेंस में जितने भी रिफॉर्म्स लाने हैं, तो अभी ई गवर्नेंस का ऑन पेपर होने से नहीं होगा या सिस्टम होने से नहीं होगा, उसको हमें एग्जैक्टली चैनलाइज भी करना पड़ेगा। सिटीज़न का जो इंटरफेस है उसको और बेटर हमें चैनलाइज करना पड़ेगा ताकि एक्सेसिबिलिटी रहे। तो वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। बाकी चीज़ें देखिए जो भी मैंने इसमें आपको बताई उसी का ये खुला वर्ज़न है, जो इसमें हमने आपको और भी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल के साथ लिख के दिया है ताकि आप चीज़ों को और बेटर समझ सकें जब आप खुद सेल्फ स्टडी करें। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट डिपॉजिट्स रीबाउंड सिग्नल इकोनॉमिक मोमेंटम। तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो बैंक की क्रेडिट है, डिपॉजिट है, उसमें दिक्कतें आ रही थी, एक आपका स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। लेकिन हाल ही में अभी जो भी आपका रिपोर्ट आया है फ्रॉम आरबीआई, उसमें देखा गया है कि ईयर ऑन ईयर क्रेडिट की ग्रोथ देखी गई है एट 14.4% एज ऑफ जनवरी एंड। और ये क्या है, आपकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है उससे आपकी क्या है, डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा है। मतलब क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ जितना है उससे ज़्यादा क्रेडिट का ग्रोथ है। मतलब मार्केट में पैसे जो है वो चैनलाइज हो रहा है। और इससे क्या होगा, अभी जो हमारा मार्केट है उसमें एक हम क्या देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। तो जैसे कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल जब मार्केट में पैसे चैनलाइज़ होंगे तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों के पास इनकम आएगा, इनकम आया तो लोगों ने क्या करना है, मार्केट में जो डिमांड है उसको जनरेट करना है। तो बैंक क्रेडिट क्या है, तो लोन्स एंड एडवांसेस गिवन आउट बाय द बैंक। बैंक डिपॉजिट क्या है, जो हम सेविंग्स बैंक में रखते हैं, टर्म डिपॉजिट में हो या फिर डिमांड डिपॉजिट में हो या फिर करंट डिपॉजिट में हो। तो इसमें जो आपका जो अभी डिपॉजिट है और जो क्रेडिट है उसमें बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। तो इससे क्या है, इकोनॉमी को जो आपकी सहूलियत मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, हाउस होल्ड का कंडीशंस भी अच्छा रहेगा, जो बिजनेसेस है वो भी फ्लोरिश करेंगी और ओवरऑल इकोनॉमी को जो डेवलपमेंट देखना है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि हाल ही में जो इलेक्शन हुआ उसमें हम देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। और इसमें ये देखा गया है कि जो आपकी शेख हसीना की पार्टी थी आवामी लीग, उनके अगेंस्ट जो डिससेटिस्फेक्शन था उसमें हम देख सकते हैं कि जो रेफरेंडम था अगेंस्ट आवामी लीग एंड इन फेवर ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो अभी इसमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी मोहम्मद यूनुस का, उससे हट के अभी क्या हो रहा है, लीगली एक आपका जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास पावर जा
रहा है। तो अभी इसमें एक कंसर्न क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको माइनॉरिटीज़ को भी प्रॉपर देना है। अगर माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमारे देश में जैसे हम नॉमिनेशन की व्यवस्था रखते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप का आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन डिफरेंट सेगमेंट, तो उसको बांग्लादेश के द्वारा एंश्योर किया जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन को, सभी का रिप्रेजेंटेशन को जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो अभी इसमें अगर देखें तो क्या आपकी नई मैंडेट क्या कहती है कि इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक होना चाहिए, ताकि एग्जीक्यूटिव जो है वो एक्सेसिव पावर को होल्ड करके ना बैठे, जिससे डेमोक्रेसी हाईजैक हो। और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज अगर देखिए तो रूल्स, ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ों को ठीक करनी और काफ़ी ज़रूरी रहेंगी। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा बॉर्डर को लेके इशू है, क्योंकि पोरस बॉर्डर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इलीगल जो इन्फ्लक्स है वो देखा जाता है। बॉर्डर रीजन में किलिंग्स देखी जाती है। रिवर वाटर को लेके जो डिस्प्यूट है गंगा को, वो हम इसी मोमेंट में सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर हैविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट, ताकि ट्रेड को हम और बेटर कर सके, क्योंकि साउथ एशिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है इंडिया का वो बांग्लादेश के साथ ही है। इसी के साथ जो इंडिया का रीजनल सिक्योरिटी है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उसको भी हमें स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होगा। उसके लिए हमें जो बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट अभी चुनी है, उसके साथ बेटर डिप्लोमेटिक कनेक्शंस बनाने होंगे, ताकि हम क्या कर सके, हमारी जो सिक्योरिटी है देश की उसको एंश्योर कर सके, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट से हमारे देश को हम प्रोटेक्टेड रख सके। एक रीजनल बैलेंस भी हमें रखना होगा, क्योंकि जो चाइना है उसका डोमिनेंस बांग्लादेश के ऊपर बढ़ रहा है। तो अभी अगर हम देखें, जब आपकी अवामी लीग पार्टी थी, तो इंडिया का जो रिलेशन था विद बांग्लादेश बेटर था। इससे एक रीजनल बैलेंस, सिक्योरिटी, सभी चीज़ें बैलेंस थी। तो उसका जो बैलेंस अभी थोड़ा सा डगमगाया है, उसको ठीक करना ज़रूरी रहेगा। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी हमारे तरफ से। तो अभी ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जब मेंस में क्वेश्चन बनेगा, तो इससे बांग्लादेश का जो रिसेंट इलेक्शन है, इससे इंडिया का क्या कनेक्शंस हो सकता है, इंडिया किस तरीके से अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकती है और क्या कंसर्न्स रह सकते हैं, उन चीज़ों को हमें एग्ज़ाम में लिखना पड़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये छोड़ देते हैं, ये आर्टिकल ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया बिलीव दैट पंचशील पैक्ट सेटल्ड बॉर्डर विद चाइना, सेज सीडीएस। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे, जनरल अनिल चौहान जी, तो उन्होंने आपका टिप्पणी रखी है, रिमार्क्स रखा है ऑन पंचशील एग्रीमेंट। तो पंचशील एग्रीमेंट क्या है, तो ये एक 5 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आपका एक डील है, जो हमने 1954 में चाइना के साथ साइन किया था। तो इंडिया चाइना का रिलेशन जब तिब्बत को लेके ख़राब हुआ था, क्योंकि तिब्बत को जो है चाइना एक्वायर करना चाहती थी और इंडिया उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, और हम किसी भी देश का कॉलोनियल पॉलिसी या फिर कॉलोनियलिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसके वजह से फ्रिक्शन आया इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि दोनों ही आपकी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थी जो कॉलोनियल पावर से जूझ रही थी। तो इसीलिए दोनों देशों ने अपने रिलेशंस में सुधार लाने के लिए, तो दोनों ही देश ने उस समय पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया। तो चाइना की तरफ से मुझे जहाँ तक ध्यान है 100 एनलाई थे, तो इसको एक बार आप देखिएगा। लेकिन इंडिया की तरफ से हमारे उस समय के ऑनरेबल पीएम लेट जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसमें अभी पंचशील जो 5 प्रिंसिपल है, क्या है ये प्रीलिम्स में कभी पूछा जा सकता है और मेंस में भी हम मेंशन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो पंचशील एग्रीमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि चाइना के साथ साइन किया इसीलिए हम सिर्फ चाइना के साथ ही ये मान के चलते हैं। ये हम हर दूसरे देश के साथ मान के चलते हैं जिनके साथ हमारा जो है आपका फॉरेन रिलेशन है, या फिर जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को। दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और इसी आपकी पंचशील के बाद ही अगर देखें तो जो आपका तिब्बत का जो एक्विजिशन है बाय चाइना, उसको कहीं ना कहीं हमने मान लिया था। तो अभी इसमें क्या है, जब हमने तिब्बत का, अभी चाइना को प्रॉब्लम किससे थी, तिब्बत से थी। उनको लगता था तिब्बत उनका है तो उनको तिब्बत एक्वायर करना चाहिए। तो उन्होंने तिब्बत एक्वायर कर लिया, मतलब हमारे, उनका और हमारा अभी बॉर्डर का कोई इशू नहीं है। बीच में बफर था, वो उनको चाहिए था, वो उन्होंने ले लिया था कि हिस्टोरिकली उनका आपका बाउंड्री था या फिर टेरिटोरी था करके।
तो इसीलिए इसमें अनिल चौहान जी ने कहा है कि हम ये मान के चलते हैं कि उसी समय जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो गया था। लेकिन चाइना ने फिर से डिस्प्यूट खड़ा किया रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश, और जो हमारी मैकमोहन लाइन जो आपके 14 के दौर पे या उससे पहले ही आपकी डिसाइड की जा चुकी थी मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो उसको क्या है, चाइना मानना नहीं चाहती है। चाइना का ये कहना है कि तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे चाइना से। तो वो उसको लेके आपकी जो 1962 की वार है वो हम देख सकते हैं, और उसके बाद भी काफ़ी सारा एस्केलेशंस जो है वो हम देख सकते हैं। तो इसमें अक्साई चीन को एक्वायर करना हो बाय चाइना, या फिर डिफरेंट समय पे आपकी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देना हो, या फिर बॉर्डर रीजन में सीज़ फायर वायलेशन करना हो या स्कार्मिशेस हो, वो हम देख सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, मुझे ये स्पेशली इसमें पंचशील ट्रीटी और मैकमोहन लाइन जो है वो पढ़ाना था, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई, और कब साइन हुआ ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो यही आज के डिस्कशन का जो है लास्ट आर्टिकल था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो छोटी-छोटी चीज़ें हमें पढ़नी है, और इसी से ही हमें आंसर जो है वो फ्रेम करना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।